अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। स्क्रीन में शेयर करें। ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्लियर नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन? जी मैम। ओके, इसमें अपने इंफॉर्मेशन से पहले हम लोग प्रॉपर कोऑर्डिनेट पैच या कोऑर्डिनेट पैच को पढ़ रहे थे और उसमें कोऑर्डिनेट पैच एक सिंपल सरफेस की तरह भी हम इसे कहते हैं और इसमें दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्लास सी को बिलोंग करना चाहिए इसको, और दूसरा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कोऑर्डिनेट पैच का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग प्रॉपर कोऑर्डिनेट पैच कहते हैं। ये लास्ट 2 पेजेस जो हैं उन पे ये सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करें कि आगे मीट्रिक टेंसर डिफाइन करना चाहते हैं। मीट्रिक टेंसर एक बेसिक एंटिटी है जो कि जब आप इससे जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो कोर्स है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री बेस बनती है जनरल रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी की। तो इसमें जब भी हम किसी यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, कोई भी ऑब्जर्वेशन लेना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें जो टूल्स हैं वो ये फ्राहम करेगी। कैसे होगा ये सब, इसको अभी हम पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। और फिर इसका जो एक इसमें मुश्किल बात है वो सिर्फ ये है कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बाकी इसकी कैलकुलेशंस या आगे जितना भी हमारा कोर्स है उसमें कैलकुलेशंस डेड ईजी हैं। सिर्फ एक काम इम्पॉर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और ऐसे क्लियर हो जाएं कि इन द लॉन्ग रन जहाँ कहीं भी ये वर्ड आए तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो। ये हमें आज अटेन करना है, ठीक है? ये हमारा फोकस है आज के लेक्चर का। अगर हम आज इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी डेफिनेशन, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि आइंदा कभी भी किसी और जगह पे जो है ये इतनी डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होगी इसकी, क्योंकि सब लोग ये समझेंगे कि आप लोग ये पढ़ के आए हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छा से डिस्कस कर लें आज। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे ज़रूर पूछ लें। इसकी जो डेफिनेशन है ये आप लोग देख रहे हैं। डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, स्क्रीन मैंने शेयर की भी है। इन मैथमेटिकल फील्ड ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वन डेफिनेशन ऑफ metric tensor is a type of function which takes as input a pair of tangent vectors v and w at a point of a surface, a high dimensional differentiable manifold, and produces a real number scalar g depending upon v and in a way that generalizes many of the familiar properties of the dot product of vectors in Euclidean space. In the same way as a dot product, metric tensors are used to define the length of the angle and between the tangent vectors. Through integration, the metric tensor allows one to define and compute the length of curves on the manifold. अब सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट 2 लाइन्स में, उसमें ये कहा गया है कि मीट्रिक टेंसर जो है एक फंक्शन की कोई भी टाइप है, और इसमें इनपुट यानी इसके डोमेन में जो हम लोग टेंजेंट वेक्टर्स को लिखते हैं जो किसी भी पॉइंट पे किसी सरफेस पे मौजूद होंगे, और हमें रिजल्ट जो है एक रियल नंबर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है? नहीं, हम क्वांटाइज करते हैं डाटा को। हमारे पास जो फिजिकल डाटा मौजूद है उसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग मीट्रिक टेंसर की हेल्प लेते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट आप लोग ले रहे होते हैं कोई से वेक्टर्स के दरमियान, इसी तरह ये जो है मीट्रिक टेंसर जो है ये उसकी जनरलाइजेशन है, ठीक है? कैसे होगा? मीट्रिक टेंसर को हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ और एंगल्स फाइंड करने के लिए टेंजेंट वेक्टर्स के दरमियान। डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं।
इसी तरह जो मीट्रिक टेंसर है, इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करके यदि हम लोग करेंगे भी, हम लोग लेंथ ऑफ द कर्व भी फाइंड कर सकते हैं। कहाँ पे वो कर्व होगा? वो कर्व मैनीफोल्ड पे होगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि मैनीफोल्ड क्या चीज़ है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मैनीफोल्ड वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे अगर आप अप्लाइड में जाएंगे, या वैसे भी अगर आप प्योर में भी रहते हैं तो मैनीफोल्ड, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है ये एक लिंक है जो अप्लाइड और प्योर को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि अब मैनीफोल्ड क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। और उससे पहले हम लोग ये मैनीफोल्ड की जो टाइप यहाँ लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। मीट्रिक टेंसर इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट इफ इट असाइंस अ पॉजिटिव वैल्यू टू एवरी नॉन जीरो वेक्टर बी। अगर ये हर नॉन जीरो वेक्टर को एक पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर दे तो हम इसे पॉजिटिव डेफिनेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि मीट्रिक टेंसर एक फंक्शन है और इसका इनपुट में कोई वेक्टर्स होंगे और इसका आंसर कोई नंबर होगा, ठीक है। तो ये अगर तमाम नॉन ज़ीरो वेक्टर्स को पे हम लोग मीट्रिक टेंसर अप्लाई करें और वो आंसर एक पॉजिटिव नंबर दे तो हम इसे पॉजिटिव डेफिनेट कह सकते हैं, ठीक है। अब मैनीफोल्ड इक्विप्ड विद द पॉजिटिव डेफिनेट मीट्रिक टेंसर इज नोन एज रिमानियन मैनीफोल्ड। रिमानियन मैनीफोल्ड बहुत मशहूर और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप देखेंगे नेक्स्ट अपनी स्टडीज़ में कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है। अब रिमानियन मैनीफोल्ड क्या है? एक ऐसा मैनीफोल्ड है जिसके साथ एक हम लोग अटैच कर देते हैं मीट्रिक टेंसर को, जो कि पॉजिटिव डेफिनेट होता है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा होता है, ठीक है। और ऑन अ रिमानियन मैनीफोल्ड द कर्व कनेक्टिंग टू पॉइंट्स दैट हैज द स्मॉलेस्ट लेंथ इज कॉल्ड अ जियोडेसिक। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जो है उसे वैसे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस अपने लाइन और ये प्लेन से बाहर निकल जाएं और हम लोग हायर डायमेंशन में चले जाएं तो स्ट्रेट लाइन का जो रोल है वो जियोडेसिक प्ले करना शुरू कर देगा, और ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब हम लोग मैनीफोल्ड को ज़रा मैम देख रिपीट कीजिएगा। बेटा, जैसे कि जब हम लोग ये स्ट्रेट लाइन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छा सा बताया ना कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एक वन डायमेंशनल चीज़ है, और सर्कल के बारे में भी हमें पता है। इसी तरह प्लेन और सरफेसेस वगैरह ये सब हम मतलब ये वो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी जब हम लोग हायर डायमेंशन में चले जाएंगे। जब हम हायर डायमेंशन के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें ये जो लाइंस और सर्कल्स और स्फीयर्स ये बहुत इजी लगेंगे। तो उस केस में जब हायर डायमेंशन में अगर हमने कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना हो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान, तो फिर हम उसे जियोडेसिक कहेंगे। And its length is the distance that a passenger in the manifold needs to traverse to go from one point to the other। और इसकी लेंथ क्या होगी? एक डिस्टेंस होगी। कौन सा डिस्टेंस? जो कि कोई भी पैसेंजर जो भी कोई चीज़ मूव कर रही है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में लेगी, उसे हम लोग उसकी लेंथ जो है वो डिस्टेंस होगा जियोडेसिक का, ठीक है। और इसके बाद हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इसमें परेशान नहीं हो, हम इसे दोबारा भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग मैनीफोल्ड को देख लें कि मैनीफोल्ड एक्चुअली क्या है। तो मैनीफोल्ड के लिए मैनीफोल्ड की डेफिनेशन देखें। A manifold is a topological space that locally resembles a Euclidean space near each point। अब यूक्लिडियन स्पेस जो है ये क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हमने इसे बहुत पढ़ा है, तो इसलिए अब होना ये चाहिए कि फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं BS ऑनर्स के GC यूनिवर्सिटी के, इन लोगों ने मतलब आप लोगों के लिए यूक्लिडियन स्पेस का वर्ड आपके साथ ही आपके जहन में 3 डायमेंशन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस फॉरन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इन मैथमेटिक्स अ मैनीफोल्ड इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब टोपोलॉजिकल स्पेस आपने टोपोलॉजी तो पढ़ी हुई है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो मैं डेफिनेशन अपने ज्योमेट्रिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ क्या आपने वही पढ़ी है? टोपोलॉजिकल स्पेस में मेरे हिसाब से कुछ सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डी से डिस्टेंस, लेकिन जो उसके अंदर रहेगा मौजूद हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को कंसिडर करेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे सर्कल जो है हम इसमें जो रेडियस ऑफ द सर्कल लेते हैं वो
सर्कमफ्रेंस को डिफाइन करता है, बाउंड्री को बताता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि सर्कल के मतलब वो बाउंड्री हम लोग दे लेते हैं, या हम लोग वैसे बात कर लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि रेडियस से जो भी एलिमेंट ओरिजिन किसी भी पार्ट का या किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस लें और अगर वो रेडियस से बड़ा हो जाए तो हमारे सर्कल में शामिल नहीं होगा। ये बात ठीक है? जी मैम। जो आप लोग टोपोलॉजी पढ़ते हैं उसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो उसका ये मतलब होगा ना कि आप डी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और आप लोग चाह रहे होते हैं कि एक्स वाई मस्ट बी लेस देन डी, ऐसे है डी एक्स वाई मस्ट बी लेस देन, इस तरह कुछ आप लोग पढ़ रहे होते हैं। तो अब ये भी वही मैनीफोल्ड जो है ये एक्चुअली टोपोलॉजिकल स्पेस है, और इसको लोग ये रिजेंबल्स मीन्स नियर ईच पॉइंट का क्या मतलब होगा ये हम अगले सेंटेंस में बता सकेंगे मोर प्रिसाइजली। एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड और इन शॉर्ट एन मैनीफोल्ड is a topological space with the property that each point has a neighborhood that is homeomorphic to the Euclidean space of dimension n। मुझे तो लग रहा है कि हम ज़्यादा मुश्किल में चले गए, लेकिन ये आसान हो जाएगा। अभी आप देखें कि मैनीफोल्ड क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब आप टोपोलॉजिकल स्पेस जो आप लोगों ने पहले प्योर में पढ़ेंगे ना, या जो आप पढ़ रहे हैं टोपोलॉजी में, उसको आप विजुलाइज करें, करने की कोशिश करें, यानी आप उसको उसकी ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करें। उसकी ज्योमेट्री हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, और हम लोग प्योर से होते हुए अप्लाइड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कि ईच पॉइंट हैज़ अ नेबरहुड, नेबरहुड की आपने प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी लेक्स में पढ़ी हुई हैं, हमने भी बहुत डिस्कस किया था नेबरहुड को, और टोपोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं नेबरहुड को। और वैसे हम लोग नेबरहुड की अगर जनरल बात करें तो वो होता है कि आपके इर्द गिर्द जो एक सर्कल होता है उसे हम लोग नेबरहुड कह देते हैं। तो अब होम्योमॉर्फिक क्या होगा? होम्योमॉर्फिक को समझने के लिए अब असल में बात सिर्फ ये हो रही है कि मैनीफोल्ड एक्चुअली एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और होगा ये कि उसके हर पॉइंट पे एक हम लोग नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, मौजूद होता है डेफिनेटली, और उस नेबरहुड को हम लोग लिंक कर सकें हमेशा यूक्लिडियन स्पेस के साथ, यानी कि हम लोग हर पॉइंट पे एक अज्यूम कर सकें कि हमारे पास एक 3 डायमेंशन है, या कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग फाइंड कर सकें, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकें, ठीक है। अब ऐसा है कि एक्चुअली ये जो कोर्स है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये बेसिकली जनरल रिलेटिविटी या कॉस्मोलॉजी जो है उसकी बेस है ये, ठीक है। इसी के ऊपर सारी वो क्या जो है स्टडीज़ जो है वो बेस्ड है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि आप जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यूनिवर्स में डिफरेंट चीज़ें, तो वहाँ पे तो हम वो कोई प्लेन थोड़ी है, जैसे कि हम लोग एक्स वाई प्लेन होता है हमारे पास, उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, और हम हर पॉइंट को लोकेट करते हैं, हमें पता होता है कि पॉइंट 2 और 4 जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट उसका 4 है, हम उसको फ़ौरन लोकेट कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे। लेकिन जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हायर डायमेंशन में चले गए हैं, तो वहाँ पे किसी पॉइंट को लोकेट करना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम मैनीफोल्ड का सहारा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मैनीफोल्ड एक छोटा सा पोर्शन पूरी यूनिवर्स में से आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के लिए हम लोग ले लेते हैं, और वो बिल्कुल ऐसी ही जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, और फिर हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसके एक पॉइंट को चूज़ करके उसके नेबरहुड पे जो है वो अपना प्लेन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, या अपना 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। तो आप ऐसे देखें कि अगर आपके पास एक बॉल है या एक स्फीयर कह लें आप, तो अगर आप बॉल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के गिर्द आप एक छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक प्लेन के करीब होता है, मतलब ये कि उसमें जो कर्व है वो काफ़ी कम होता है। क्या ख्याल है जी क्लास? अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग आपके पास एक फुटबॉल है और उसके ऊपर एक पॉइंट आपने लगा दिए, ठीक है, और उस पॉइंट के इर्द गिर्द आपने एक उस पॉइंट को सेंटर लेके आपने एक सर्कल बना दिया है, तो अब आप मुझे ये बताएं
कि अगर आप उस जो रेडियस है सर्कल का वो छोटा होगा तो आपके पास कर्व कम होगा जो आपके पास एक बनता है, या फिर रेडियस बड़ा होगा तब कर्व सिचुएशन कम होगी। ये आप बस मुझे बता दें। मैम रेडियस छोटा होगा तो फिर कर्व कम होगी। जितना रेडियस छोटा होगा उतना ही हम लोग उसको एक प्लेन से कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी मैम। है ना? तो जी इसी तरह है कि जब हम लोग क्योंकि यूनिवर्स में तो हम इस तरह की कोई चीज़ लोअर डायमेंशन तो नहीं है ना, तो हाई डायमेंशन है, तो वहाँ पे हम लोग जो एक कोई पोर्शन डिसाइड करते हैं उसको हम लोग मैनीफोल्ड का नाम दे देते हैं। ठीक है, और जो हमने एक पोर्शन डिसाइड किया होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे होते हैं उसको मैनीफोल्ड का नाम दे देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैनीफोल्ड उस पर स्टडीज़ फिर हम कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं कि हम उस मैनीफोल्ड को एक्चुअली मैनीफोल्ड का मतलब ही ये होता है कि हम एक स्पेस का कोई पोर्शन लेते हैं और हम उसके किसी एक पॉइंट, और हम मतलब हमारे फ़ौरन ज़हन में फिर ये बात आती है कि उसके हर पॉइंट पे हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना के, जैसा भी आपने बताया कि जितना सर्कल का रेडियस कम होगा उतना ही वो प्लेन के ज़्यादा से उसको रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह ही हम एक मतलब उस पर एक पॉइंट चूज़ करके और हम एक नेबरहुड कंसिडर करते हैं, और हम लोग उस नेबरहुड को यूक्लिडियन स्पेस जो कि हमारी आम स्पेस है जिस पर हमने पूरी हमारी कमांड है, हम उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम उसको लिंक कैसे करते हैं उस यूक्लिडियन स्पेस के साथ, ये होम्योमॉर्फिज्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है जो कि मुश्किल नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी मैं इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको याद आपको आएगा कि आप इसको आगे टोपोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं और ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ेंगे। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जी, अब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन? जी क्लास आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो मुझे बताएं। यस मैम आ रही है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही है ये डायग्राम जो कभी डोनट में चेंज हो जाती है और फिर कप में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब ये इसको देखने के है क्या इन द मैथमेटिकल फील्ड ऑफ टोपोलॉजी। ये एक्चुअली जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, असल में जो टोपोलॉजी है ना ये एक्चुअली बेस है जितनी भी मैथमेटिक्स में और साइंसेस में जितनी भी सारी इन्वेंशन हो रही हैं सब कुछ ये टोपोलॉजी में बेस्ड है। ठीक है, टोपोलॉजी जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है जिसके ऊपर ये पूरी दुनिया खड़ी है, तो इसलिए हमें हर जगह टोपोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप टोपोलॉजी जो पढ़ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, टोपोलॉजी के होम्योमॉर्फिज्म जो हमारा वर्ड है जो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं इसका नाम टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म भी है, और इसको हम लोग बाय कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस दैट हैज़ अ कंटिन्यूस इनवर्स फंक्शन। इसमें क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं दो कोई भी, ठीक है, उनके दरमियान हम लोग उनको हम लिंक कर सकें थ्रू अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है जिसके थ्रू हम लोग दो स्ट्रक्चर्स को लिंक करते हैं उसे हम लोग होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि एक तो ये डोनट है, एक स्ट्रक्चर है बना हुआ। ठीक है, और ये कॉफ़ी मग है, ये भी एक लैदा सा स्ट्रक्चर है, एक लैदा सी चीज़ है, लेकिन पॉइंट्स में वो सेम है, बस इसकी फिजिकल अपीयरेंस जस्ट चेंज हो रही है। तो ये जो लिंक कर रहे हैं ना हम लोग इस कॉफ़ी मग को इस डोनट के साथ, ये इसी में क्वालिटी है। कैसे कि देखिए ये सर्कल यहाँ मौजूद है ये डोनट में है, और यही सर्कल जब कन्वर्ट बनता है जब कप बनता है तो उसके हैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो आउटर स्पेस है डोनट की वो इस मग बनने की सूरत में भी बाहर मौजूद रहती है, और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई सी दो स्ट्रक्चर्स को लिंक कर सकें। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है, और ये होम्योमॉर्फिज्म है। मतलब होम्योमॉर्फिज्म एक ऐसा फंक्शन हमारे पास मौजूद है जिससे हम लोग इस डोनट को इस कॉफ़ी मग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकली जस्ट अपीयरेंस कन्वर्ट हो रही है, बाकी जो चीज़ें हैं ना जो कंटेंट्स हैं जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है,
अब यही होम्योमॉर्फिज्म है, इसे आप लोग आइसोमॉर्फिज्म भी कहेंगे, टोपोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, और इसी तरह आप लोग इसको ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ेंगे। तो ये इसे हम लोग होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी मैनीफोल्ड को, जो कि हम स्पेस में हमने एक पोर्शन डिसाइड किया हुआ होता है, उसको हम लोग यूक्लिडियन स्पेस के साथ लिंक कर लेते हैं। और उससे होता क्या है कि ना तो मैनीफोल्ड यूनिवर्स में कोई चेंज हम लेके आते हैं, और ना ही हमारा यूक्लिडियन स्पेस में कोई डिफरेंट नज़र आता है, सेम वैसे ही लगता है जैसा कि हम लोग आम पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि ये डोनट है और ये जो कप बन रहा है, दोनों की शेप्स परफेक्ट है, और इनको लिंक जो हम लोग कर रहे हैं वो एक होम्योमॉर्फिज्म के थ्रू कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम लोग जब यूनिवर्स में एक मैनीफोल्ड ले लेते हैं, उस पर स्टडीज़ के लिए हम लोग उसको होम्योमॉर्फिज्म यूज़ करते हुए यूक्लिडियन स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं और वापस उसको जाके अप्लाई कर देते हैं मैनीफोल्ड में। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग करना चाह रहे हैं कि मैनीफोल्ड की बात होगी, ठीक है। मैनीफोल्ड में हम लोग क्या कर रहे थे कि टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग लिंक कर देते हैं यूक्लिडियन स्पेस के साथ। और क्यों लिंक करते हैं, क्योंकि यूक्लिडियन स्पेस में हमारी पूरी कमांड है। किसके थ्रू लिंक करते हैं, होम्योमॉर्फिज्म के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना आपने ऑब्जर्व भी कर लिया, और अब आपको अगर मैनीफोल्ड की डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमने ये डेफिनेशन किसी ने नहीं पढ़ाई थी डिटेल में, और आपको भी आगे कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैनीफोल्ड के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैनीफोल्ड सिर्फ ऐसे ही है जैसे यूनिवर्स में हम एक कोई पोर्शन ले लेते हैं, और जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस आप लोग पढ़ते हैं एग्जैक्टली उस तरह ही हम इसको लिखते हैं, शो करते हैं। और इसको हम लोग स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम यूनिवर्स में हर जगह मतलब हायर डायमेंशन में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम होम्योमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए, जो कि एक फंक्शन होता है, हम इसको यूक्लिडियन स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ करते हैं और अपने रिजल्ट को वापस जाके मैनीफोल्ड पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म की क्वालिटी है कि उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस होता है, यानी इन्वर्स भी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात क्लियर है? जी मैम। क्लास जी मैम। ओके, अच्छा जी, अब आपको ये बात क्लियर होगी कि मैनीफोल्ड क्या है और मैनीफोल्ड को हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, वो भी आपने देख लिया। अब जो मीट्रिक टेंसर है ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन किया गया, मैनीफोल्ड्स के लिए डिफाइन किया गया। यानी कि जैसा कि अब मैनीफोल्ड क्योंकि स्पेस पे कोई भी स्पेस कह लें या यूनिवर्स की हम बात करें, तो वहाँ पे हम लोग एक पोर्शन लेते हैं, और उस पर अगर हम लोग एक पॉइंट, जो सरफेस है उस पर हम एक पॉइंट लें, और उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव सॉरी जो टेंजेंट वेक्टर्स होंगे, उन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए यानी जो हमारे पास फिजिकल सारी चीज़ें मौजूद हैं उनको हम लोग मीट्रिक टेंसर की हेल्प से क्वांटाइज कर देते हैं, यानी उनको कोई नंबर देते हैं, उनको कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन के लिए कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये काम है मीट्रिक टेंसर का। तो इसको अब एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं, अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझे बता दें। और आज का जो हमारा फोकस है वो सिर्फ यही था कि मीट्रिक टेंसर आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। तो इस अब जो लास्ट टाइम मैं इसको पढ़ती हूँ ताकि आप इसको सुन भी लें, और कोई मुश्किल है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। द मैथमेटिकल फील्ड ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वन डेफिनेशन ऑफ अ मीट्रिक टेंसर इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच टेक्स एज इनपुट, यानी इसकी डोमेन में क्या होगा, अ पेयर ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स, कोई से दो टेंजेंट वेक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे एट अ पॉइंट ऑफ अ सरफेस, किसी सरफेस के पॉइंट पे, ठीक है। वो सरफेस अंडर स्टडी होगा डेफिनेटली, और हाई डायमेंशनल डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड, या फिर वो मैनीफोल्ड होगा जो सरफेस से हम पढ़ रहे हैं, एंड प्रोड्यूसेस अ रियल नंबर स्केल है GBW, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो एक रियल नंबर होगा इन अ वे दैट जनरलाइजेस मैनी ऑफ द फेमिलियर प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन यूक्लिडियन स्पेस। बिल्कुल उसी तरह ये रोल प्ले करेगा जैसा कि डॉट प्रोडक्ट कर रहा होता है यूक्लिडियन स्पेस में, उसी तरह का रोल जो है ये मीट्रिक टेंसर प्ले करेगा।
In the same way as a dot product, metric tensors are used to define the length of and angle between tangent vectors. इसी तरह जो metric टेंसर है, इससे हम लोग टेंजेंट वेक्टर्स की लेंथ को फाइंड करने के लिए, कौन से दो टेंजेंट वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड थ्रू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, द मीट्रिक टेंसर अलाउज वन टू डिफाइन एंड कंप्यूट द लेंथ ऑफ कर्व ऑन द मैनिफोल्ड। मीट्रिक टेंसर की हेल्प से इंटीग्रेशन करने से हम लोग आर्क लेंथ्स भी, कर्व्स जो हमारे पास बनेंगे मैनिफोल्ड के ऊपर, उसको हम लोग उनकी लेंथ को भी मेजर कर सकेंगे, ठीक है। A metric tensor is called positive definite if it assigns a positive value to every non-zero vector b. अगर ये हर non-zero vector b को positive value assign कर ले तो इसको हम लोग positive definite कहेंगे, ठीक है। Manifold equipped with a positive definite metric tensor is known as Riemannian manifold. Riemannian manifold जो है ये बहुत मशहूर है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक ऐसा मैनिफोल्ड होगा जिसके साथ हम लोग एक मीट्रिक टेंसर को नफी कर दें, अटैच कर दें, जो कि पॉजिटिव डेफिनेट होगा। पॉजिटिव डेफिनेट होने का मतलब क्या, कि उसके तमाम वेक्टर्स के लिए ये आंसर पॉजिटिव दे रहा होगा। On a Riemannian manifold, the curve connecting two points that has the smallest length is called a geodesic. ये हमारे कोर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है जियोडेसिक। जियोडेसिक क्या होता है कि ये एक कर्व होगा जो कि कनेक्ट करेगा कुछ दो पॉइंट्स को, और ये स्मॉलेस्ट कर्व होगा, यानी कि दो पॉइंट्स को अप्रोच करने, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बहुत सारी हम लोग लाइन, लेकिन इनमें से जो स्मॉलेस्ट वन होगी उसे हम लोग जियोडेसिक कहेंगे। जैसा कि आप लोग स्ट्रेट लाइन को भी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कहते हैं, इसी तरह जियोडेसिक का नाम जहन में आते ही स्मॉलेस्ट लेंथ जो है वो साथ अटैच है, ठीक है, ये आना चाहिए जहन में। And its length is the distance that a passenger in the manifold needs to traverse to go from one point to the other. और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ वो डिस्टेंस होगा जो कोई भी पैसेंजर जो कि मैनिफोल्ड पे मूव कर रहा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए कवर करेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारे पास 6 मिनट्स हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स। ओके, ये अब आप लोग देख पा रहे हैं, क्लियर है, या इसको और मैक्सिमाइज करूं स्क्रीन को? ठीक है क्लास? जी मैम। लोकेशन के बाद आप लोग बोल रहे हैं कि स्लाइड्स में रूम हो गए। मैम क्लियर नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको नजर आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन है, और अब जो मीट्रिक टेंसर के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की है, इसको अप्लाई करते हैं इस पे। एक्स जो है हमारे पास एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट पैच है, ठीक है, या कोई भी कोऑर्डिनेट पैच है, हमें इसके बारे में हमें गिवन है, हमें इसके बारे में चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मीट्रिक टेंसर का फॉर्मूला क्या है, जी आई जे से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स आई और एक्स जे का इंटर प्रोडक्ट जो है इसका मेथड है कैलकुलेट करने का, ठीक है। आई और जे 1 और 2 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा गिवन कर्व जो है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए 1 और 2 तक ही जाना पड़ेगा। और x1 मीन्स x का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से, और x2 मीन्स x का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स ले लिए, x का डेरिवेटिव ले लिया जब u की रिस्पेक्ट से, तो x1 आएगा, दैट इज 1 0 एंड 2u, और इसी x का डेरिवेटिव जब हम लोग v की रिस्पेक्ट से लेंगे तो आंसर x2 होगा, और आंसर होगा क्या, फर्स्ट कंपोनेंट 0, सेकेंड 1 होगा, और थर्ड में -2v डेरिवेटिव आएगा। अब हमें G11 फाइंड करना है, तो हमें x1 का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम ये वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 u स्क्वायर आ जाएगा। हमें पता है अगर हमें इनर प्रोडक्ट गिवन ना हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके बाद G12 मीन्स x1 एंड x2, और हमें पता है इनर प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छा सा पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, और हमें पता है कि हम इनको चेंज कर ले हैं, तो
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज G12 इज इक्वल टू G21 और हमने इनकी वैल्यूज रख दी x2 की, x1 की और x2 की और सिंप्लीफाई किया तो G12 की वैल्यू -4u भी आ रही है, दैट इज G21 दोनों सेम है। इसी तरह G2 को फाइंड करने के लिए हम लोग x2 और x2 की वैल्यू रखेंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 + 4b² आएगा। ठीक है, अब ये जो आपका मैट्रिक्स आंसर Gij है, इसको हम लोग इस तरह से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये G11, G12 ये ना 5 मिनट में हुआ है एंड G22। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो हैं G11, 3 मिनट में G12 की और G22 की जो हमने फाइंड की हैं, ये हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स इनकी जगह पे रख देंगे। ये आपके पास मैट्रिक्स आंसर आ गया और हम इसके बाद इसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे, जैसे कि हम लोग आम मैट्रिक्स का लेते हैं, तो हमारे पास ये सिंपल जी आ जाएगा। ये वो सिंपल जी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये हमें वेक्टर से आंसर हमारा जो है वो एक नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये सुपरस्क्रिप्ट में जब GKL होगा तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये इन्वर्स की एंट्री को बता रहा है। ठीक है, GKL मीन्स KL's एंट्री ऑफ इन्वर्स ऑफ Gij और इसका इन्वर्स कैसे लेंगे, वही सिंपल मेथड जो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स का है और वो हमने अप्लाई कर दिया, ये हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो पहला मेंबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसको G11 कहेंगे। ठीक है, और ये G12 होगा, यहाँ पे लिख भी दिया है, और ये जो लास्ट में है सेकंड कॉलम सेकंड रो, ये G22 होगा। ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो हम इसका प्रॉपर इन्वर्स लेके फिर इसको ले लें, या फिर एक और फॉर्मूला भी मैंने साथ में लिख दिया है कि G11 लेने के लिए G22 को G से डिवाइड कर दें और G12 के लिए -G12 को G से डिवाइड कर दें और G22 के इन्वर्स यानी G सुपरस्क्रिप्ट में 22 के लिए आप G11 से G को डिवाइड कर दें। ये दोनों मेथड्स अप्लाई करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी तो अभी अगर आपको कोई कुछ मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट है आपके पास। और अगर इसके साथ इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप में। इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी ओके मैम। मैं आपको भी शो कर सकती हूँ, तो नहीं मैं आपको उसमें सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। ऐसा ही होगा कि आपको एक ये गिवन होगा कोऑर्डिनेट पैच। ठीक है, और आपने ये जी मैट्रिक्स बनाना है इन्हीं लाइंस पे, एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे, और इस तरह आप जी मैट्रिक्स Gij मैट्रिक्स टेंसर बना लेंगे। उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा, और फिर आप उसका इन्वर्स लेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप फिलहाल आप इतना करें, फिर नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम 33 की अटेंडेंस। मैम 53 की भी। अटेंडेंस सबकी लग जाएगी। ठीक है, आप पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक हो गया मैम।